लिखवाया भी था शायद आपको, मिनरल्स वाला कंप्लीट हो गया था। तो खनिज में, डेजर्ट में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में एक तो पेट्रोलियम है, एक अपने नेचुरल गैस यानी कार्बनिक मिनरल्स अधिक हैं, और एक मुख्यतः कोल या कोयला। इसके बाद में खनिज के बाद में सेकंड पॉइंट क्या था? रिन्यूएबल एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा नवीकरणीय ऊर्जा। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें लिखेगा राजस्थान के मरुस्थल में या थार मरुस्थल में, चाहे थार डेजर्ट लिख दो चाहे राजस्थान के मरुस्थल में, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक है। The possibility of solar energy and wind energy the possibility of solar energy and wind energy are mostly found in Thar desert. थार मरुस्थल में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की संभावना सर्वाधिक है या सर्वाधिक पाई जाती है। The possibility of solar and wind energy are mostly found in Thar desert. अब सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी तो इसलिए है कि अपने यहाँ का जो इन्वायरमेंट है राजस्थान का, ये भले ही इक्वेटर लाइन से डिस्टेंस पे है। जैसे अपने को पता है 0 डिग्री से जो निकटतम है वो अपने से भी नजदीक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये स्टेट है। लेकिन इनमें सोलर एनर्जी अधिक पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लाउडी डेज अधिक होते हैं। इसका मीनिंग है बादल या वर्षा वाले दिन अधिक होते हैं, तो वर्षा के दिन अधिक होंगे तो इसका मीनिंग जहाँ क्लाउड्स होते हैं वहां सोलर एनर्जी कुछ दिन कम उत्पादित होती है, जबकि राजस्थान के और मानसून का इफेक्ट कम रहता है। तो लगभग 365 दिन में से 325 दिन अपने सोलर डेज माने जाते हैं, सूर्य दिवस माने जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सन यानी सूर्य की उपस्थिति अपने सबसे ज्यादा है। एक अपने यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे राजस्थान के पश्चिम में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यानी औद्योगिकरण काफी कम है। जबकि इंडिया के सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है। तो पॉल्यूशन के कारण भी सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरणों की जो तीव्रता या इंटेंसिटी जो होती वो काफी कम रहती है वहाँ। जैसे दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा है कि वहाँ सोलर इंटेंसिटी लगभग पूरे दिन ही यूं लगता है सर्दियों में कि अपने हर दिन हर समय छांव सी हो रखी है। जबकि अपने राजस्थान का डेजर्ट एरिया में यहाँ पे पॉल्यूशन कम होने के कारण सोलर इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। इस कारण अपने यहाँ पॉसिबिलिटी अधिक है, इस कारण अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट भी अधिक। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो सोलर एनर्जी यानी जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन्होंने भारत में लगभग 142 गीगावाट एनर्जी अकेले राजस्थान में पॉसिबिलिटी मानी है कि इतनी पॉसिबल है। तो इसको मेगावाट में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीपल करना है, तो 1,42,000 मेगावाट सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा राजस्थान में है। दूसरा विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी का तो हाइट वाला फैक्टर काम करता है।
जैसे पहले अपने पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो अपन कम हाइट पे विंड फैन लगाया करते थे 100 मीटर के ऊपर। तो उस कैपेसिटी में राजस्थान था लगभग 18,770 मेगावाट। जब टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स बढ़ने लग गए, यंत्र और उपकरण और तकनीक बढ़ने लग गई, तब हमने हाइट को बढ़ा के 120 मीटर पे कर दिया। तो इस 120 मीटर वाली हाइट में राजस्थान में विंड एनर्जी का जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी जो थी, ये संभावना है, प्रोडक्शन नहीं है इतना। तो उसमें लगभग 1,27,000 के आसपास इतना मेगावाट एनर्जी, यानी 20 मीटर हाइट बढ़ने के साथ ही प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 1 लाख से ज्यादा। और जैसे ही इक्विपमेंट्स और ज्यादा बढ़ने लग गए, टेक्नोलॉजी और बढ़ने लग गई, तो अब असेसमेंट 150 मीटर की हाइट पर होने लग गया। तो अधिक हाइट पर जाते हैं तो राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। अब हो गई लगभग 284 गीगावाट। इसका मीनिंग है 2,84,000 मेगावाट, जो इंडिया के किसी भी स्टेट की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान दोनों ही एनर्जी में पॉसिबिलिटी में सबसे ज्यादा है। प्रोडक्शन वो स्टेट ज्यादा करता है जहां इन्वेस्टमेंट अधिक मिलते हैं। जैसे विंड एनर्जी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं इंडिया में तमिलनाडु के अंदर। तो विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, तमिलनाडु। लेकिन पॉसिबिलिटी या संभावना में सबसे आगे कौन है, राजस्थान। तो इसका मीनिंग पॉसिबिलिटी और प्रोडक्शन दोनों में फर्क होता है। भाई ये है कि एक व्यक्ति 100 किलो बोरी उठा सकता है, एक वजन उठा सकता है, लेकिन आलसी है, नहीं उठाता। इसका मीनिंग कैपेसिटी तो है उसकी, लेकिन वो काम नहीं करता। तो राजस्थान के अंदर इन रिन्यूएबल एनर्जी की पॉसिबिलिटी में सबसे आगे है इंडिया में। इस कारण अपन ने सिर्फ इसमें जो पॉइंट किया है पॉसिबिलिटी में लिखा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नवीकरणीय ऊर्जा के बाद में थर्ड पॉइंट कौन सा था इसमें, परमाणु ऊर्जा, परमाणु परीक्षण। न्यूक्लियर टेस्ट इसमें लिखेगा। कौन सी साइट है इसमें, पोखरण। पोखरण को भारत की परमाणु परीक्षण स्थलीय कहा जाता है। परमाणु परीक्षण स्थल लिख दो, चाहे परमाणु परीक्षण स्थलीय कहा जाता है। पोखरण is known as nuclear test site of India. पोखरण is known as nuclear test site of India. तो इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट साइट के रूप में, परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में किस स्थान को जाना जाता है, पोखरण। तो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में केवल इसी लोकेशन या इसी साइट पे हुआ है। बाकी परमाणु ऊर्जा अपने देश में कई कई राज्य बना रहे हैं, जैसे राजस्थान भी परमाणु ऊर्जा रावत बाठा में जनरेट कर रहा है। तो परमाणु ऊर्जा का मीनिंग है न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन। और परमाणु बम के ऊपर परीक्षण करने वाले स्थान कौन से होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट साइट। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट साइट इंडिया में केवल एक ही, यह दर्जा पोखरण को मिला हुआ है। फिर अगला लिखेगा सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण स्थल, मिलिट्री ट्रेनिंग साइट। इसमें लिखिए भारत के प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण स्थल, सैन्य प्रशिक्षण स्थल मरुस्थल में स्थित। मेजर मिलिट्री ट्रेनिंग
major military training sites of India are situated in Thar Desert या in desert region of Rajasthan. Major military training sites of India are situated in Thar Desert. भारत के प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण स्थल राजस्थान के मरुस्थल में स्थित हैं या थार मरुस्थल में स्थित. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ फील्ड फायरिंग रेंज के नाम बताए थे कल आपको. एग्जाम्पल में एक तो चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, ब्रैकेट में आगे जैसलमेर लिख सकते हो. चांदन कहाँ आता है? जैसलमेर. ये वही है चांदन वाला, चांदन या चांदन. एक आता है महाजन. महाजन में भी आगे शब्द यही लिखना है, फील्ड फायरिंग रेंज. महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बीकानेर. चांदन के पास एक पोखरण भी आता है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, वो भी जैसलमेर में. तो कोई एक दो एग्जाम्पल लिख दो, जरूरी नहीं सारे एग्जाम्पल लिखो. तो कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी जो मिलिट्री ट्रेनिंग साइट है उसमें से है. जैसे पोखरण को सबसे बड़ी माना जाता है. पोखरण के बाद में महाजन, महाजन के बाद में चांदन. तो एरिया वाइज तो नहीं पूछते बड़ा छोटा कौन सा है, कुछ एग्जाम्पल्स आप साथ में लिख सकते हो इसमें. फील्ड का मीनिंग होता है वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहां फायरिंग के काम में लिया जाता है. तो इसका नाम को फील्ड फायरिंग रेंज बोला जाता है. लोकेशन के नाम के साथ ये आगे वाला शब्द ये यूज होता है, फील्ड फायरिंग रेंज. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कौन था? सॉल्ट प्रोडक्शन, नमक उत्पादन. यहाँ आगे एक टॉपिक आएगा अपने राजस्थान में, ब्राइन वाटर लेक्स. हालांकि टॉपिक का नाम तो रहेगा लेक्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की झीलें. उन झीलों को हम वाटर नेचर के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो भागों में. एक तो ब्राइन वाटर लेक, एक फ्रेश वाटर लेक, यानी खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील. अब राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है, जिनके बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो एक तो सांबर, एक बाड़मेर की ओर आता है पचपदरा जहाँ अपने पेट्रोलियम रिफाइनरी भी बन रही है, एक नागौर जो पार्ट अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, उस साइड में एक प्रमुख झील आती है डीडवाना. हालांकि कुचामन में भी एक कुचामन लेक, एक नावा भी है. तो राजस्थान की ये तीन प्रमुख झील हैं. हालांकि औरों से भी नमक प्राप्त होता है, नावा से भी निकलता है, लेकिन इनमें साल्ट प्रोडक्शन अधिक होता है, जिसमें सबसे ज्यादा सांबर, जो इंडिया का भी लगभग 8 से 9% नमक उत्पादित करता है. भारत का 8 से 9% नमक सांबर. राजस्थान का देखा जाए तो राजस्थान का 80 से 90% नमक कहाँ से निकलता है? सांबर. तो राजस्थान के डेजर्ट क्षेत्र से नमक अधिक उत्पादित होता है या अधिक प्राप्त होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है. तो इसमें लिखेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से नमक अधिक उत्पादित होता है. Salt is maximum obtained या maximum produced in desert area of Rajasthan. राजस्थान के मरुस्थल में नमक अधिक उत्पादित होता है. Salt is maximum या mostly obtained या produced
फ्रॉम डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थल से नमक अधिक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है। बिकॉज ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड हियर। बिकॉज ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो कुछ लेक्स के एग्जाम्पल आप दे सकते हो इसमें, सांबर, पचपदरा एंड डीडवाना। जिसमें सांबर, पचपदरा एंड डीडवाना। तो सॉल्ट या नमक उत्पादन के दो सोर्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उस एरिया में क्या होना चाहिए, ओसेनिक वाटर हो, यानी समुद्रों का पानी खारा ही होता है। कहीं नमक के सोर्स या तो समुद्री पानी होता है, ओसेनिक वाटर, या फिर उस एरिया में होनी चाहिए ब्राइन वाटर लेक्स, खारे पानी की झील। तो इसका मीनिंग समुद्री पानी तो अपने पास नहीं है, समुद्र नहीं है राजस्थान के अंदर। तो इसका मीनिंग है नमक का जो दूसरा सोर्स है ब्राइन वाटर लेक्स, ये राजस्थान में है। तो नमक के दो सोर्स होते हैं, एक तो ओसेनिक वाटर समुद्री जल, और दूसरा होता है ब्राइन वाटर। तो अगर राजस्थान में नमक है तो इन दोनों में से एक रीजन कहीं ना कहीं है। हो सकता है दोनों ही रीजन हो, जैसे गुजरात में दोनों ही रीजन होते हैं, समुद्र के तट पे भी है गुजरात, तो ओसेनिक जो सॉल्ट है वो भी निकलता है। और मुख्यतः रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ राजस्थान के डेजर्ट का ही एक हिस्सा है। जैसे अपने इंडिया में 3 तरीके के डेजर्ट, गुजरात वाला जो डेजर्ट है वो सेलाइन डेजर्ट, नमक का मरुस्थल। राजस्थान की ओर जो डेजर्ट है वो सैंडी डेजर्ट है, रेत का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और जो लेह लद्दाख में वो बर्फ वाला मरुस्थल है, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट या ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल वो तो है लेह लद्दाख, जहाँ मोस्टली टेम्परेचर माइनस में होते हैं। अपने वाले में रेत और टीले पाए जाते हैं, राजस्थान वाले में, इस कारण इसको कहा जाता है सैंडी डेजर्ट, यानी रेत वाला मरुस्थल। और गुजरात की ओर जो मरुस्थल है उसमें नमक अधिक है, इस कारण उसको कहा जाता है सेलाइन डेजर्ट। तो भारत में लवणीय मरुस्थल किस राज्य में है, तो गुजरात को कभी एज ए टूरिस्ट आप जाओ तो वहां पे रन ऑफ कच्छ अपने इसी एरिया के लिए प्रसिद्ध है, सेलाइन एरिया के लिए। इस कारण वो सेलाइन वाला डेजर्ट, नमक वाला मरुस्थल। रेत वाला ड्यून्स अपन देखने के लिए कहा जाते हैं पश्चिमी राजस्थान, इस कारण वो रेत वाला मरुस्थल है। और ठंडा मरुस्थल या बर्फ देखने के लिए तो वो अपना कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख वाला पार्ट। इस कारण जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पॉपुलेशन कम होती है, और पॉपुलेशन कम होने के कारण वहां बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ, भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। भारत का दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट लद्दाख का लेह है। लद्दाख तो अब यूटीज में काउंट हो गया ना, उसमें लेह है। और भारत का तीसरा बड़ा जिला जैसलमेर। तो ये इंडिया के लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्यों है, तो कारण यही है डेजर्ट कंडीशन है। और जहाँ डेजर्ट कंडीशन होती है वहां पे पॉपुलेशन कम होती है, और जब जनसंख्या ही कम है तो नया जिला बनाएंगे किसके लिए। अब जैसे राजस्थान में खूब नए जिले बने, लेकिन जैसलमेर से कोई नया जिला नहीं बनाया गया, कारण बनाएंगे किसके लिए। अब राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला, तो राजस्थान में ऑलरेडी पॉपुलेशन सबसे कम है जैसलमेर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टूरिज्म था क्या अपना, पॉइंट नंबर 7 या 6। तो नेक्स्ट में लिखिए टूरिज्म या पर्यटन। इसमें लिखिए पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान
स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान अट्रैक्ट्स टूरिज्म। पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए प्रमुख महोत्सव, इसी में आगे लिखना है। पर्यटन के लिए प्रमुख महोत्सव, मेजर या फेमस टूरिज्म फेस्टिवल्स, ये अपने आरटीडीसी डिपार्टमेंट या पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ विशिष्ट महोत्सव करवाए जाते हैं, फेस्टिवल करवाए जाते हैं। तो इसमें फेमस टूरिज्म फेस्टिवल कौन से हैं? तो आगे टूरिज्म फेस्टिवल के आगे डेस्क करके, जैसे डेजर्ट का जो टूरिज्म का टाइम पीरियड होता है वो समय होता है जिस समय अपने जनरली कोई फेस्टिवल नहीं होता बड़ा, क्योंकि यहाँ जो टूरिज्म आता है मुख्यतः नवंबर से आना स्टार्ट हो जाता है जब सर्दियां बढ़ना स्टार्ट होती हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अधिकतम फरवरी, तो लगभग ये 3 से 4 महीने का एक टाइम पीरियड होता है जब इस एरिया को टूरिज्म मिलता है। तो इस समय लगभग दीपावली भी निकल चुकी होती है, तो नवंबर से फरवरी के बीच में कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं। तो ये अपने पश्चिमी राजस्थान वाले अपनी संस्कृति है उसको कहाँ पे, कौन से ऐसे प्रोग्राम करवाए जाएं जिसके अंदर वो अपनी संस्कृति की पहचान या उस अपने कल्चर को वो उसमें रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसके लिए अपने जनवरी के अंदर एक तो तय किया है, इसमें जो ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं गंगानगर को छोड़ दें तो बीकानेर की ओर जनवरी के अंदर कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव। कोई बाई चांस जनवरी के अंदर इससे जो चूक गया हो वो फरवरी में इधर नीचे पधारो जैसलमेर, यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल, मरो महोत्सव। कोई फेब में इससे भी चूक गया हो तो फिर उसके नीचे बाड़मेर पधारो मार्च में, उसके लिए थार फेस्टिवल, थार महोत्सव। तो ये इस प्रकार के फेस्टिवल हैं जिनको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसका मीनिंग इनको गवर्नमेंट तय करती है, ऐसे दीपावली और उनकी तरह तिथियों से तय नहीं होते। तो इसका मीनिंग है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति की पहचान के लिए या टूरिज्म को उस साइड में अट्रैक्ट करने के लिए करवाए जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड 2-3 दिन से लेकर लगभग सप्ताह भर तक का हो सकता है। बहुत लंबे टाइम तक ये आयोजित नहीं होते। तो इसमें ये एग्जांपल लिख सकते हो, कैमल फेस्टिवल, ऊंट महोत्सव, प्रमुख पर्यटन महोत्सव, और आगे डेस्क करके लिख दीजिए कैमल फेस्टिवल। ब्रैकेट में लोकेशन लिखना चाहो तो लिख दीजिए बीकानेर। आगे बाकी टूरिज्म टॉपिक आएगा आपका, उसमें लिखवाएंगे। फिर राजस्थान में मरुस्थल कहाँ पे अधिक है? जैसलमेर, तो वहां पे मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल। और डेजर्ट और थार एक जगह नहीं है, डेजर्ट के जस्ट नीचे कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर की ओर होता है थार फेस्टिवल। ये वैसे सीक्वेंस वहां पे टूरिज्म वाले टॉपिक में देखेंगे, इनके मंथ वाइज सीक्वेंस में याद रखना होता है इनको। तो बीकानेर ऊपर है, जैसलमेर उसके नीचे है, बाड़मेर उसके नीचे। ये तो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर याद किया था, जिले लिखवाए थे मैंने आपको। तो ये बीकानेर वाला है यहाँ जनवरी में, जैसलमेर में फरवरी में, और यहाँ बाड़मेर की ओर ये मार्च में ऑर्गेनाइज होता है। तो टाइम पीरियड यहाँ याद रखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए। जैसे कोई विदेशी पर्यटक वगैरह आते हैं तो राजस्थानी जो कल्चर वाले जो होते हैं, जैसे शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोक नृत्य वगैरह वो करते हैं, और साथ में टूरिस्ट वगैरह उनको भी करवाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट लिखिए बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी कौन से एरिया में अधिक होती है? बायोडाइवर्सिटी पॉसिबिलिटी उन एरियाज में ज्यादा होती है जिन एरिया में वर्षा ज्यादा हो। वर्षा ज्यादा होगी तो इसका मीनिंग सामान्य सी बात है वहां पे वेजिटेशन अधिक होगी।
वेजिटेशन अधिक होगी, इसका मीनिंग वाइल्ड लाइफ वगैरह अधिक होता है। जैसे भारत में हिमालय रीजन, जो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न हिमालय पार्ट, अंडमान निकोबार वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट। तो इसका मीनिंग डेजर्ट को अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन अपना राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसको वर्ल्ड के किसी भी डेजर्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो इसका मीनिंग इसका भले ही अपने इंडिया में कोई इज्जत नहीं हो, लेकिन विश्व के जितने भी डेजर्ट हैं उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी में सबसे बेस्ट माना गया है कि यहाँ पे जितने भी जीव हैं या जितने लोग, जितनी जनसंख्या है, जितना फूड ग्रेन या अनाज उत्पादित होता है और जितनी वर्षा होती है यहाँ, इतनी विश्व के किसी भी मरुस्थल में नहीं होती। मरुस्थल बोलने का मीनिंग ही सूखा है। हम तो लिखते हैं बाड़मेर में 2006 में बाढ़ आई थी कवास के अंदर। अब ये कई बार जैसे जालोर वगैरह में तेज बारिश हो जाती है लगभग 24 घंटे या 48 घंटे, तो 48 घंटे बाद न्यूज में आना स्टार्ट हो जाता है कि जालोर की ये नदी उफान में और ये क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित है। तो इसका मीनिंग अपने रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, क्योंकि कई जगह ग्रेनाइट चट्टाने हैं और कई जगह जिप्सम चट्टाने, और जहाँ ग्रेनाइट और जिप्सम चट्टाने होती हैं वो क्या होती हैं, अपारगम में चट्टाने होती हैं जिनको पानी क्रॉस करके और नीचे प्लूटोनिक पार्ट तक नहीं बैठ पाता, तो वो चट्टाने पानी को ऊपर ही होल्ड रखती हैं, और पानी ऊपर होल्ड रहेगा तो तुरंत फ्लड या बाढ़ आती है। तो कवास में बाढ़ का कारण यही था भाई, लोगों को तो ये लगा था कि दोरों में पानी है, फिर पता चला कि दोरे पानी में है, तो इस कारण वहां पे उस क्षेत्र में जल्दी बाढ़ आ गई थी। तो बड़ा कारण उसका जो जोग्राफिकल जो मिनरल्स या जो रॉक्स स्ट्रक्चर है वो बड़ा कारण था। तो यहाँ इन चीजों को लेके बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं कर पाएंगे अपन। यहाँ कंपैरिजन होगा विश्व के अन्य मरुस्थलों से, उनसे बेटर बायोडाइवर्सिटी है। बाकी जनरली डेजर्ट एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें लिखेगा राजस्थान के थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। राजस्थान के थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड in Thar desert of Rajasthan than other deserts of the world. राजस्थान के थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये कंपैरिजन जरूर लिखना, अदरवाइज ये स्टेटमेंट गलत होगा। फिर सिंपल अगर आपने लिख दिया थार मरुस्थल में जैव विविधता अधिक पाई जाती, तो मरुस्थलों में जैव विविधता अधिक नहीं होती, लेकिन विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान देन अदर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो लिखा है लास्ट में देन अदर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, विश्व के अन्य मरुस्थल। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन। खाद्यान्न या खाद्यान्न उत्पादन। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का मीनिंग यहाँ है, जैसे कल भी बताया था कि फूड का मीनिंग केवल अनाज होता है, यानी जो फूड क्रॉप्स हैं केवल उनको काउंट किया जाता है। जिसमें पश्चिमी राजस्थान अगर डेजर्ट एरिया में देखें तो अपने एक तो मुख्यतः मोटा अनाज अधिक है, बाजरा। डेजर्ट के पास राजस्थान का अन्न भंडार है, अन्न भंडार यानी गंगानगर, जहां मुख्यतः घग्गर जैसा उपजाऊ मैदान होने के कारण गेहूं और आईजीएनपी जैसी कैनाल होने के कारण चावल। विश्व के किसी भी मरुस्थल में चावल तो छोड़ो, बाजरा भी उत्पादित नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है वर्षा बहुत कम होती है बाकी विश्व के अन्य मरुस्थलों में, क्योंकि विश्व के ज्यादातर मरुस्थल ऐसे ही हैं 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भाग। तो ये तो राजस्थान के पास भी है, लेकिन राजस्थान के पास एक बड़ा हिस्सा सेमी एरिड डेजर्ट भी है, डेजर्ट का ही एक सेकेंड पार्ट।
तो जो फूड ग्रेन्स में काफी आगे, जैसे घग्गर बेसिन है, एक लूनी बेसिन एरिया, एक शेखावाटी कांतली बेसिन। तो अपने तो डेजर्ट वाले एरिया में नदियों के कई बेसिन है, तो उन एरिया में मुख्यतः ये प्रोडक्शन ये काफी अधिक है। तो एक तो अनाज उत्पादन में, और एक दूसरा फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न के अंदर दूसरा पार्ट काउंट होता है पल्सेज क्रॉप्स यानी दलहन। दलहन में अपने एक तो शेखावाटी की तरफ बोई जाने वाली प्रमुख दालें जैसे मूंग, मोट, एक शेखावाटी में मुख्यतः चवला भी होता है। हालांकि चवला ऐसा शब्द है जो यूं लगेगा चावल की एक मात्रा आगे चली गई लगती है, क्योंकि इसका लोकल टोन अपना अलग होता है। चौड़ा मोट बोलते हैं अपन, तो चौड़ा मोट वो सही शब्द क्या होता है? चवला, जिसको लोबिया कहा जाता है। तो जो लोबिया दाल है वो चवला। ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जो थोड़ा सा टोन है बोलने का अलग होता है, चौड़ा मोट। क्रीमिश दाल होती है जिसमें ब्लैक ब्लैक आई होती है। और एक मुख्यतः चूरू बीकानेर वाले एरिया में ग्राम या चना। ग्राम यानी चना, ये मत पूछना सर कितने ग्राम, तो इसमें लिखे फूड ग्रेन्स में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अनाज फसलें एवं दलहन फसलें उत्पादित होती हैं। राजस्थान के मरुस्थल में अनाज फसलें एवं दलहन फसलें उत्पादित होती हैं। फूड क्रॉप्स एंड पल्सेज क्रॉप्स are produced in desert area of Rajasthan. Food crops and pulses crops are produced in desert area of Rajasthan. राजस्थान के मरुस्थल में अनाज फसलें एवं दलहन फसलें उत्पादित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब इन अनाजों के दालों के कुछ एक के नाम लिख दीजिए इसमें, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे अनाज में जो प्रमुख अनाज है वो मुख्य तो बाजरा है, बाजरा, गेहूं। फिर कुछ दालों के नाम लिख दीजिए। मैं चावल लिखो और एग्जामिनर के ध्यान नहीं है कि डेजर्ट की बात कर रहा है, ऊपर से चावल और लिख रहा है। हालांकि लिख रहे हो तो गलत नहीं है, चावल चावल होता है अपने हनुमानगढ़, एंड हनुमानगढ़ पार्ट ऑफ था डेजर्ट। बाजरा, गेहूं, चावल लिख दिया तो गलत नहीं, ठीक है। फिर कुछ दालों के नाम लिख दीजिए, मूंग, मोठ, चवला एवं चना। जरूरी नहीं सभी लिखो, 2 या 3 एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे एक तो चना अधिक होता है राजस्थान में। एक पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मुख्यतः कम वर्षा वाला एरिया भी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एरिड और सेमी एरिड डेजर्ट में एरिड डेजर्ट का हिस्सा ज्यादा होता है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया होता है, सामने वाला होता है 75,000। तो इसका मीनिंग बड़ा हिस्सा ऐसा है जो एरिड है। हालांकि एरिड हिस्से में भी हमारी कैनाल पहुंच चुके हैं, और ये एरिया पहले किस नदी का मैदान रहा हुआ है? सरस्वती। तो इस कारण इस एरिया में फर्टिलिटी तो काफी अच्छी है, यानी मरुस्थल है, ये उपजाऊ मिट्टी है इस एरिया में। इस कारण इतने फूड ग्रेन, अदरवाइज इतनी कैनाल्स यहाँ नहीं निकाली जाती जमीन अगर उपजाऊ नहीं होती। जैसे गंग कैनाल, आईजीएनपी कैनाल, राजीव गांधी सिद्धमुख कैनाल, एक गुजरात से और ला रखी है अपने, नर्मदा कैनाल, जो सांचौर और बाड़मेर वाले एरिया में। अब इस एरिया में जहाँ पे एग्रीकल्चर या कृषि कम पॉसिबल है, यानी जहाँ मुख्यतः एग्रीकल्चर सिंचाई के साधन नहीं है, जहाँ कृषि मुख्यतः वर्षा पे डिपेंड, तो अपने को पता है कि वर्षा तो मानसून से आती है, और मानसून कई बार इफेक्टिव नहीं होता, इतना प्रभावशाली नहीं होता। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। जो गांव के जो लोग हैं उनकी इनकम, एक तो कृषि पे और दूसरा पशुपालन।
तो अपने राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पशुपालन भी काफी अधिक होता है। पशुधन या पशुपालन यानी एनिमल वेल्थ या जो लाइव स्टॉक होता है वो अधिक पाला जाता है। तो उसका कारण यही है कि जो पशु संपदा है, पशुपालक जो होते हैं वो इन पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अगर किसी एरिया में चारागाह कम है, ग्रेजिंग लैंड कम है, तो ग्रेजिंग लैंड के लिए वो लगभग 10, 15, 20 किलोमीटर माइग्रेट हो सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं। वे बारिश नहीं है तो बाजरे के भुट्टे को निकाल करके चल पानी पिला के लाता हूँ, तो इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता कि आप फसल को निकाल के आप जोधपुर ले जाके कि पानी पिला कर वापस ला के लगा दो। तो मीनिंग है कि उस साइड में दूसरा जो है पशुपालन, ये अधिक होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में पशु संपदा काफी अधिक है। जैसे 2012 के पशु संपदा के या एनिमल वेल्थ के जो डेटा है 2012 के, उसके बाद में हालांकि एक पशु गणना और आ चुकी है 2019। 2012 में अपने मैक्सिमम जहां एनिमल वेल्थ या पशुधन है वो चारों डिस्ट्रिक्ट अपने डेजर्ट के हैं, जिसमें एक तो सबसे ज्यादा बाड़मेर, जहाँ सामान्यतः छोटे पशु अधिक पाले जाते हैं, जैसे भेड़, बकरी और गधेड़, ये सबसे ज्यादा बाड़मेर में है। बाड़मेर के बाद में एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जोधपुर, और इनके निकटतम फिर एक डिस्ट्रिक्ट आता है नागौर, और पश्चिम में आता है जैसलमेर। यह सबसे ज्यादा पशु संपदा वाले डिस्ट्रिक्ट है। 2019 के डेटा से सबसे ज्यादा पशु संपदा में अभी डेजर्ट वाले ही हैं दो, सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में। ये कौन से डिवीजन हेडक्वार्टर में आता है? जोधपुर। दूसरे नंबर पे जोधपुर। हालांकि अब नंबर 3 और 4 है वो अरावली वाले कुछ एरिया आ गए, जैसे जयपुर और उदयपुर। और अरावली वाले एरियाज का आने का एक बड़ा कारण है डेयरी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये बड़े सिटी हैं अपने जयपुर और उदयपुर। तो डेयरी उद्योग का विकास जनरली वहां पे होता है जहाँ सिटी एरिया ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां दूध की डिमांड होती है। डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वहां पशुपालन कम होता है सिटी एरिया में। तो निकटतम गांव है, उन गांवों के ऊपर अधिक लोड रहता है। जैसे जयपुर और उदयपुर, इनका नगरीकरण या शहरीकरण ज्यादा हुआ है, और नगरीय जनसंख्याएं अधिक होने के कारण मुख्यतः डेयरी वाले पशु इधर बढ़े हैं। जबकि इस साइड में पश्चिमी राजस्थान में पशुओं की संख्या में आगे हैं वो, तो उन क्षेत्रों में छोटे पशु अधिक पाले जाते हैं। तो अब वर्तमान में आगे वाले दो जिलों को छोड़ दें तो टॉप वाले फर्स्ट और सेकंड आज भी डेजर्ट के पास, या राजस्थान के किसी भी अदर फिजिकल डिवीजन से तुलना करो तो डेजर्ट में पशुधन अधिक पाला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अधिक कहाँ पाला जाता है? बाड़मेर एंड जोधपुर के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख दो इसमें, एनिमल वेल्थ, पशुधन या पशु संपदा, एनिमल वेल्थ या लाइव स्टॉक। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन अधिक पाया जाता है। अधिक पाया जाता है या पाला जाता है, दोनों ही ठीक है। एनिमल वेल्थ इज मोस्टली फाउंड, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में या राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में पशुधन अधिक पाया जाता है। एनिमल वेल्थ इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। एनिमल वेल्थ इज मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थल में पशुधन अधिक पाया जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट बाड़मेर, डिस्ट्रिक्ट की रैंक लिखनी है इसमें, पशुधन अधिक पाया जाता है। अब कौन से एरिया में अधिक पाया जाता है उसमें लिखो। एग्जाम्पल फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड जोधपुर। तो लास्ट जितनी भी अपनी पशुगणनाएं, लास्ट 3, 4, 5 जितनी पशुगणनाओं को देखोगे उनमें सबसे टॉप पे बाड़मेर ही है, और नंबर सेकंड पे कौन है? जोधपुर। हालांकि आजकल जयपुर उदयपुर इसलिए आने लग गए क्योंकि यहाँ पे डेयरी वाले पशुओं का पालन अधिक होने लग गया, जैसे गाय और भैंस का पालन। अब जिन क्षेत्रों में, जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आ रखा था कि राजस्थान के अंदर जो अरावली वाला एरिया है,
यहाँ अपने जो मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पादप जो थे उनमें कमी आई है। इसमें एक बड़ा कारण है जूली फ्लोरा। जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल, गांव में बबूल को बोलते हैं केकर। तो केकर की एक विदेशी प्रजाति है जो कम पानी में भी तैयार हो जाती है। तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहां पे वर्षा बहुत कम थी या ना के बराबर थी, तो डेजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, या हालांकि किसी सरकार पे वो एलिगेशन नहीं लगाना इसमें, तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इस साइड में बीजों को छिड़कवाया गया था जूली फ्लोरा के। तो वो प्लांट कम पानी वाले एरिया में भी वहां पे पनप गए थे, और यूं लगा डेजर्टिफिकेशन में अब कमी आएगी, शायद पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा बना दे। तो फिर इनको लगा कि अरावली में क्यों नहीं, अरावली में भी छिड़क दे, इसमें खाली दिख रही है बीच बीच में। तो उस समय ये नहीं देखा था कि विलायती बबुल अन्य जो वेजिटेशन उनको खत्म कर देगा, आसपास उनको पनपने ही नहीं देगा, क्योंकि हर जगह विलायती बबुल फैल जाएगा। तो उस समय जोश में आके कि हेलीकॉप्टर को एक बार इधर से भी निकालना है, तो इधर से भी निकाल दिया। और अभी न्यूज़पेपर में कंटिन्यूस ये चल रहा है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान के अंदर अरावली में जो अदर जो वेजिटेशन थी या वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन, सॉरी बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता या वनस्पति की जो वेराइटी है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं है, और कारण उसके पीछे यह है विलायती बबूल। अब इसके उन्मूलन की बात कर रहे हैं कि इसको अब धीरे धीरे हटाएंगे और इसकी जगह दूसरे प्लांट्स को धीरे धीरे यहाँ पे लगाएंगे। तो दूसरे प्लांट्स का प्लांटेशन अभी यहाँ स्टार्ट होगा। तो इस जूली फ्लोरा का एक फायदा है, जो अभी मेंस में एक क्वेश्चन आया था आपके, बायोमास। तो बायोमास का बेस होता है जूली फ्लोरा। बायोमास एनर्जी की पॉसिबिलिटी उन एरिया में होती है जहां पे जूली फ्लोरा, क्योंकि जूली फ्लोरा के इनकी जो पत्ती वगैरह है उनको पानी में गला सड़ा के बायोमास बना सकते हैं। साथ में जिस एरिया में सरसों की तोड़ी, तोड़ी यानी जो कचरा होता है ना बचा हुआ फसल का, यानी हस्क ऑफ मस्टर्ड। अपने घग्गर वाले एरिया में डेजर्ट में चावल भी होता है, तो चावल वाली तोड़ी को हम क्या बोलते हैं, चावल की भूसी, ब्रेन ऑफ राइस। तो इनके यूज से अपन बायोमास बना सकते हैं। तो राजस्थान में बायोमास की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है गंगानगर के अंदर, क्योंकि इसका जो मेन बेस है गंगानगर और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी अधिक है, क्योंकि गंगानगर वाले एरिया में सरसों का उत्पादन भी अच्छा है और चावल का भी अच्छा है। और डेजर्ट एरिया में होने के कारण जहाँ पे सूखा है, जैसे सूरतगढ़ के आसपास कुछ एरिया, वहां आसानी से जूली फ्लोरा भी मिल जाता है। तो इन सब की पॉसिबिलिटी अगर एक जिले में अगर हम देखें पश्चिमी राजस्थान, तो वो जिला श्री गंगानगर, जहाँ पे पदमपुरा के अंदर फर्स्ट बायोमास जो एनर्जी स्टेशन है वो राजस्थान में इंस्टॉल किया गया था। बाद में धीरे धीरे इस साइड में हनुमानगढ़ की और संगरिया की तरफ भी लगाया गया। यहाँ जालौर की तरफ डेजर्ट वाले में कचेला बागसरी जगह है, तो कचेला बागसरी में भी लगाया गया। तो इस तरीके के कुछ बायोमास स्टेशन है राजस्थान में जिनको ऑपरेट किया गया, चलाया गया। तो इस बार मेंस में यही पूछा गया था बायोमास ऊर्जा ही राजस्थान में संभावना और इसके प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। तो कोई 4-5 केंद्रों के नाम और उनकी लोकेशन अपने को बतानी थी। और इस एनर्जी की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी राजस्थान के किस एरिया में, डेजर्ट। तो एक एनर्जी के तौर पे बायोमास, हालांकि बायोमास एग्जांपल अपने रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि प्लांट को हम बार बार लगा सकते हैं। भाई जूली फ्लोरा एक लगाए तो जूली फ्लोरा में उसमें बीज होंगे, उससे और अधिक प्लांट्स को बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोलर, विंड एनर्जी एंड बायोमास। तो आपका जो एक पॉइंट लिखा था ना अपन ने सोलर एनर्जी वाला, उसमें एक बायोमास को भी ऐड कर सकते हो, या नहीं लिखो तो ऐसा कोई विशेष पॉइंट नहीं है। ये एनर्जी टॉपिक आपका अलग से आएगा सिलेबस में, आपको ध्यान हो तो अपन ने पॉइंट 4 के अंदर यानी इकोनॉमी ज्योग्राफी में एक टॉपिक लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में, ऊर्जा, उस ऊर्जा में कवर हो जाएगा। या अलग से लिखना चाहो तो बायोमास की लिख दो, रख के राजस्थान के मरुस्थल में बायोमास ऊर्जा की संभावना अधिक है, चाहे अलग से लिख दो बायोमास ऊर्जा। लास्ट पॉइंट नंबर 10 डाल के लिख दीजिए बायोमास एनर्जी।
बायोमास और बायोगैस में क्या डिफरेंस है? बायोमास और बायोगैस में क्या अंतर है, कौन बताएगा? वेरी गुड। बायोगैस होती है वो पशुओं के गोबर पे डिपेंड होती है। किस पे होती है? गोबर गैस भी बोलते हैं। तो उसको मुख्यतः जो अपने घरों में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो घर से बाहर चलाते हैं, कुछ ऐसे मशीनरी वगैरह, पशुओं के चारे काटने वाली मशीनें, उनकी एनर्जी के अंदर उसको काम में लिया जा सकता है। घर में अगर गलती से काम में लिया कि घर में या तो बायोगैस एनर्जी रहेगी या फिर हम ही रहेंगे, क्योंकि इसमें तेज बदबू आती है। तो बायोगैस वाला है वो अपने कॉमर्शियल एनर्जी या प्रोडक्शन का नहीं है अपने यहाँ, क्योंकि इसमें जो गोबर है वो किसानों के ऊपर डिपेंड करता है, पशुपालकों पे डिपेंड करता है। तो अपने को पता है कि पशुपालक अगर गोबर उन पे डिपेंड करता है, तो गवर्नमेंट जब भी इस एनर्जी को जनरेट करना चाहेगी तो पशुपालक ये कहेंगे हमारे गोबर की कीमत हमें और ज्यादा दो। गोबर है वो 1 रुपए किलो, 2 रुपए, 5 रुपए नहीं मिलेगा, गोबर मिलेगा 50 रुपए किलो। तो इसका मीनिंग है वो अपने अकॉर्डिंग एनर्जी को मेंटेन करेंगे फिर कि ऊर्जा सस्ती होगी या महंगी होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गोबर गैस के ऊपर अगर कोई अपने घर में कोई प्लांट लगाना चाहता है तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि आप गोबर गैस या बायोगैस का प्लांट अगर लगाना चाहे तो उसके अंदर आपको गवर्नमेंट जैसे 20,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो उसमें कुछ हिस्सा है गवर्नमेंट 30-40% गवर्नमेंट देगी और बाकी उस किसान को खुद लगाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्लांट नहीं बना हुआ, इसमें घरेलू तौर पे बनाए जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कभी नहीं पूछेंगे गोबर गैस से, और पूछ लेंगे तो गांव में व्यक्तियों के नाम लिखने पड़ेंगे अपने को कि धोड़ा राम के घर में, चंदगी राम के घर में, इनके घर में ये लगे हुए हैं। तो इसका मीनिंग बायोगैस के जो प्लांट है वो कॉमर्शियल प्लांट होते हैं। बायोमास के, बायोगैस के कॉमर्शियल प्लांट नहीं होते, ये वो घरों में लगाए जाते हैं। तो इसमें बायोमास वाले में लिखिए बायोमास, इस ऊर्जा की संभावना या बायोमास ऊर्जा की संभावना राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्र में है। बायोमास ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। द पॉसिबिलिटी ऑफ बायोमास एनर्जी is mostly found in desert area of Rajasthan. The possibility of biomass energy is mostly found in desert area of Rajasthan. रीजन क्या है? क्योंकि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल, सरसों एवं चावल का उत्पादन अधिक होता है। बिकॉज जूली फ्लोरा, husk of mustard and grain of rice are mostly found. प्रोड्यूस्ड मत लिखना क्योंकि उत्पादित नहीं, हिंदी में अपने सिर्फ फसलों के इनके नाम लिखे हैं, क्योंकि यहाँ जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल, सरसों और चावल अधिक उत्पादित होते हैं। तो प्रोड्यूस तब लिखना है जब सिर्फ इनके नाम लिखो, जैसे मस्टर्ड लिखो, राइस लिखो, तब प्रोड्यूस लिख सकते हो। बिकॉज जूली फ्लोरा, हस्क ऑफ मस्टर्ड, ब्रेन ऑफ राइस आर मोस्टली फाउंड हियर। यानी ये बेस होता है इस एनर्जी का, ये अधिक मिलता है इसका, ये एनर्जी, ये पॉसिबिलिटी अधिक। ऊर्जा वाले टॉपिक में जिले भी लिखेंगे कि सबसे ज्यादा तो राजस्थान के गंगानगर में सबसे ज्यादा पॉसिबल है, जहाँ इसका फर्स्ट प्लांट भी लगा है, तो ये सारे ऊर्जा में आएंगे अपने। तो यहाँ तो सर मेन ये बताना कि डेजर्ट का वास्तव में इंपॉर्टेंस कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर है। तो बायोमास भी है यहाँ, सोलर और विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी भी है। राजस्थान में पशुपालन भी सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान के कुछ फूड ग्रेन्स और पल्सेज क्रॉप्स भी यहाँ अधिक हैं। राजस्थान के इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी है। इस एरिया का मुख्यतः नमक उत्पादन में भी अच्छा स्थान है। यानी इंडिया के अंदर राजस्थान में समुद्र नहीं होते हुए और इंडिया में नमक उत्पादन में थर्ड रैंक है, गुजरात और तमिलनाडु के बाद। तो गुजरात तो गांधी जी की यात्रा के टाइम से या उससे भी पहले से प्रसिद्ध है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा नमक ही गुजरात में बनता है।
अंग्रेजों ने कहा था ना भाई नमक बनाओगे तो टैक्स देना होगा, तो गांधी जी ने कहा था भाई टैक्स हमारे देश का नमक, हमारे लोग नमक बना रहे हैं, कभी का बना रहे हैं, अंग्रेजों को टैक्स किस बात का दे। उसके लिए एक दांडी यात्रा हुई थी अपने 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उन्होंने कहा कि एक विनय के साथ बिना विरोध के हम और जाके इस कानून को तोड़ेंगे। और दांडी यात्रा के जो कुछ समय बाद उन्होंने वहां पे दांडी यात्रा के बाद नमक बना के इस कानून को तोड़ा था। तो ये दांडी यात्रा गुजरात में ही क्यों की थी उन्होंने? क्योंकि इंडिया का उस समय भी 80 से 90% नमक अकेला गुजरात बनाता था। हालांकि अब अदर स्टेट में भी अच्छा उत्पादित होने लग गया, तो अब गुजरात का योगदान इंडिया में सोल्ट प्रोडक्शन में कितना परसेंट है? तो इसका मीनिंग आज भी सबसे आगे गुजरात ही, गांधी जी के टाइम से ही गुजरात। और नंबर सेकंड पे अब तमिलनाडु, और राजस्थान नंबर थर्ड पे। और राजस्थान जो थर्ड पे है वो कहीं ना कहीं अपने डेजर्ट के कारण या वहां स्थित खारे पानी की झीलों के कारण। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डेजर्ट यानी डेजर्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट। तो ये आपको 8-10 जो इंपॉर्टेंस लिखवाए, इनमें कोई भी एग्जाम के लिए आपको 5 याद रखने हैं। तो इसलिए काउंटिंग में इसलिए ज्यादा लिखवाए आपको कि कम से कम 5 तो याद रहे, क्योंकि ये 50 वर्ड लाइक क्वेश्चन होता है। आपने जो लिखा है वो लगभग 100 वर्ड या उससे भी ज्यादा ही लिख लिया अपन ने, तो 1.5-2 पेज हो गए होंगे कम से कम। हाँ, तो कम से कम अपना 50 वर्ड में यानी 4-5 पॉइंट आपको मेंस में याद आने चाहिए इसमें। और कई बार ये होता है कि 4-5 पॉइंट आप लिख देते हो 6-7 लाइनों में, 1-2 लाइन खाली बचे, तो उसमें जो बचे हुए अदर इंपोर्टेंस अगर याद आ रहे हो तो उन सबको भी लिख दो, बाकी बचे हुए वो कीवर्ड में लिख दो, उनका डिस्क्रिप्शन मत लिखो भले। कई बार होता है ना कि मैटर अपने को आंसर में बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन स्पेस नहीं है, तो प्रयास करो मेन थीम जो है वो 3-4-5 लाइनों में लिख दो, और फिर लास्ट की 1-2 लाइनें जो बचती हैं उसमें जो बची हुई चीजें हैं उनको थोड़ा समराइज या शॉर्ट में लिख दो, बाकी उनकी डिटेलिंग लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे बायोमास है तो बायोमास ऊर्जा की संभावना सिर्फ इतना ही लिख दो। अब ये मत लिखो किस बेस पर है और कौन सी चीजें अधिक चाहिए, या नमक वाला नहीं लिख पा रहे हो तो डेजर्ट एरिया में नमक उत्पादन, तो ये भी इंपॉर्टेंस है। भले उसका रीजन मत लिखो कि खारे पानी की झील पाई जाती है, ये एग्जाम्पल है। अब अपने फिजिकल डिवीजन है उसमें फर्स्ट पार्ट यानी जो बड़ा हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया, डेजर्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब इसके सामने कौन सा फिजिकल डिवीजन है? अब हेडिंग डालिए बी पॉइंट, अरावली माउंटेन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पेज के बाद में सेकंड पेज से अपन ने ये लिखना स्टार्ट किया था। कौन से पेन से लिखा है ये देख रहे हो क्या? ये वास्तव में ए हेडिंग डाली थी क्या? तो डेजर्ट ए था और ये बी हेडिंग। तो अरावली पर्वतमाला जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ कीवर्ड्स आएंगे अरावली को लेकर, यानी कुछ वोकेब रहेंगे, वो अपने को ध्यान होनी चाहिए कि अरावली के लिए एक तो यह आता है कि अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला यानी ओल्डेस्ट माउंटेन है। तो अरावली एक प्राचीनतम किस बेस पे बोला गया इसको? इसके फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे, निर्माण काल के आधार पे। दूसरा बोला गया प्राचीनतम के साथ क्योंकि इसका निर्माण काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल। तो कैम्ब्रियन एज वो मानी जाती है कि कैम्ब्रियन एज के बाद में अपने बायोटिक पार्ट डेवलप होते हैं, और बायोटिक पार्ट यानी जीवों का विकास होता है। तो इसका मीनिंग जीव और वनस्पति के विकास से भी पहले अरावली है। इसका मीनिंग अपने जहां ये माउंटेन बनी हुई है अरावली माउंटेन, ये उस समय की बनी हुई है जब पृथ्वी पे बायोटिक पार्ट नहीं था, जीवों का कोई अंश नहीं था, उस समय अरावली बन गई थी। तो जो अपना कैम्ब्रियन वगैरह या इसके आगे के जो टाइम पीरियड है उसमें बायोटिक पार्ट डेवलप होता है।
अरावली उससे भी पहले बनी हुई है। तो कैम्ब्रियन से पहले क्या आता है? प्री कैम्ब्रियन। जैसे आप आर्यस मेंस दोगे उससे पहले प्रीलिम्स दोगे, यानी उसके पहले का ऐसा प्रीलिम्स होता है। तो सेम वैसे ही कैम्ब्रियन से पहले का पार्ट प्री कैम्ब्रियन। तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में माना जाता है, यानी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन में से। तो इसलिए लिखते हैं कि अरावली एक प्राचीनतम, यानी अरावली इज एन ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट उसके फॉर्मेशन पीरियड या फॉर्मेशन एज के आधार पे बोला गया। फिर दूसरा इसमें एक शब्द यूज होता है वलित, यानी ओल्डेस्ट के साथ दूसरा शब्द आता है फोल्डेड। फोल्डेड जनरली तब यूज करते हैं जब ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है उस पर दो तरफ से प्रेशर लगता है, या चट्टानों के ऊपर जब दो तरफ से प्रेशर लगता है तो चट्टानें इस तरीके से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज के अंदर सुपर हीरोज को देखा होगा, कई बार लोहे की रोड को पकड़ के भी यूं मोड़ देते हैं, तो वो ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाती है। उसको कहा जाता है अपनति, यानी जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड पार्ट बनते हैं, अपनति और अभिनति वाले पार्ट इस तरीके से ऊपर नीचे, इनको कहा जाता है फोल्ड आना, फोल्डेड माउंटेन। तो लगभग जितने भी माउंटेन ज्यादातर फोल्डेड ही है। हिमालय भी फोल्डेड ही है, लेकिन हिमालय नवीनतम है। इस कारण हिमालय को कहते हैं न्यूली माउंटेन एंड फोल्डेड माउंटेन। नवीन और वलित पर्वत, अरावली काफी पहले बना हुआ है, इस कारण इसको लिखते हैं ओल्डेस्ट एंड फोल्डेड माउंटेन। तो फोल्ड होना है उसका फॉर्मेशन प्रोसेस है, बनने की प्रक्रिया है वो। निर्माण प्राचीन है, तो प्राचीन का मीनिंग है वो बनने का टाइम है, काफी पहले बन गए, इस कारण प्राचीन। तो ये है निर्माण काल ऊपर वाला, निर्माण काल पहले का होने के कारण ओल्डेस्ट। फोल्डेड बोला गया उसको निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पे। मीनिंग अपने को पता होने चाहिए कि ये स्पेसिफिक वर्ड ये यूज क्यों, किस रीजन से किया है, फॉर्मेशन प्रोसेस के कारण। और वर्तमान में अरावली के लिए एक शब्द यूज होता है कि वर्तमान एट प्रेजेंट में जो अरावली वो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी इन दोनों तीनों पॉइंट को कवर करते हुए लिखना है। तो ये रेसिडुअल माउंटेन, तो रेसिडुअल माउंटेन का मीनिंग क्या होता है? बची हुई, अवशिष्ट। तो ये माना जाता है एट प्रेजेंट, वर्तमान में। ये शब्द इसलिए यूज किया गया कि अरावली का निर्माण जिस टाइम हुआ था प्री कैम्ब्रियन, उस समय अरावली की जो एवरेज हाइट थी वो थी लगभग 2700 मीटर। वर्तमान की जो अरावली बची है वो बची है लगभग 930 मीटर। इसका मीनिंग मूल अरावली का लगभग 1/3 पार्ट बचा है, जबकि 2/3 पार्ट है वो इरोजन हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अप्रदित हो चुका है। इसका मीनिंग वर्तमान की बची हुई अरावली को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट पर्वतमाला। इसको गलती से और भावना में आके अपशिष्ट मत लिखाना। अपशिष्ट का मीनिंग होता है कचरा। तो सुबह पहले आवाज आती है गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, तो कई बार अपन फ्रेंड के लिए कह देते हैं अभी सो रहा है बाद में आना। तो अपशिष्ट का मीनिंग कचरा होता है, अवशिष्ट का मीनिंग होता है बचा हुआ। तो ये बची हुई पर्वतमाला है, ये अपशिष्ट नहीं है। तो हालांकि कई बार हिंदी में शब्द भावना के रूप में एक दो बार एग्जाम में गलत भी लिखे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द हैं वो सही लिखे हुए। तो इस शब्द का एक बार इंग्लिश में भी देख लेना, कहीं वेस्टेज माउंटेन तो नहीं लिखा हुआ। तो वेस्टेज माउंटेन यानी अपशिष्ट नहीं होके ये अपने लिए राजस्थान के लिए एक प्रीसियस पार्ट है। राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अरावली में है, ट्राइब्स या जनजातियां सबसे ज्यादा अरावली में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स या मेटालिक खनिज सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? भले ही एनर्जी मिनरल्स हैं वो हमारे डेजर्ट में है, लेकिन बाकी जो मेटालिक मिनरल्स हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है वो खनिज सबसे ज्यादा किसके पास है? अरावली के पास। तो इसके इंपोर्टेंस बहुत सारे हैं अरावली के। तो इसमें स्टार्टिंग शब्द आपको स्टार्ट करना है अरावली एक बाकी इन शब्दों के साथ, प्राचीन, वलित, अवशिष्ट। और ये किस बेस पे है? तो इनके आप ब्रैकेट में लिखना प्राचीनतम निर्माण काल, वलित निर्माण प्रक्रिया, और अवशिष्ट वर्तमान में। Aravali is an oldest folded and residual mountain.
आगे ब्रैकेट में साथ साथ ये लिख देना, अरावली इज एन ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट के आगे फॉर्मेशन पीरियड या फॉर्मेशन एज। ब्रैकेट वाले शब्द है, ये मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में इन कंडीशन भी क्वेश्चन आते हैं। मेंस में तो आप सीधा सिंपल लिख सकते हो कि अरावली एक प्राचीन, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला। अरावली इज एन ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट के आगे ब्रैकेट में फॉर्मेशन पीरियड या फॉर्मेशन एज। फोल्डेड, फोल्डेड के आगे ब्रैकेट में लिखे फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। एंड रेजिडियल माउंटेन, एंड रेजिडियल माउंटेन ब्रैकेट में लिख सकते हो एट प्रेजेंट, एंड रेजिडियल माउंटेन। अरावली एक प्राचीनतम, ब्रैकेट में निर्माण काल, वलित ब्रैकेट में निर्माण प्रक्रिया, एवं अवशिष्ट ब्रैकेट में वर्तमान पर्वतमाला है। ये कवर करके तीनों पर्वतमाला। तो जब अरावली के क्वेश्चन आप निकालना स्टार्ट करोगे तो उसमें पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन अलग अलग बेस पे आए हुए हैं। जैसे एक पेज में आप क्वेश्चन निकाल रहे हो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन एज या फॉर्मेशन पीरियड अरावली को क्या माना जाता है, तो ऑप्शन में यह है प्राचीनतम, वलित, अवशिष्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा प्राचीनतम, क्योंकि फॉर्मेशन पीरियड या एज के अकॉर्डिंग पूछा है तो प्राचीन। फिर नेक्स्ट पेज में एक क्वेश्चन वापस निकालोगे अरावली का ही, कि अरावली को निर्माण प्रक्रिया के आधार पे, फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पे किस प्रकार की पर्वतमाला माना गया। तो फिर आप वापस वही यही ऑप्शन देखोगे वापस, और उसमें आंसर दिया हुआ रहेगा वलित। फिर नेक्स्ट एक पेज और नेक्स्ट पेज में वापस एक क्वेश्चन और देखोगे कि अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस स्थिति में है, फिर ऑप्शन वही है, और उसमें आंसर क्या देखोगे, अवशिष्ट या रेजिडियल माउंटेन। फिर बाद में उस किताब को फेंकोगे कि बकवास कर रहे हैं, कभी तो अरावली को प्राचीन बोल रहे हैं, कभी वलित बोल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन का बार बार, क्योंकि क्वेश्चन के तौर पे आपको बार बार अरावली दिख रहा है, लेकिन अरावली क्वेश्चन नहीं, अरावली के आगे थीम पूछी जा रही है बार बार अलग अलग। एक में पूछा गया था निर्माण काल के आधार पे कैसी, तो आंसर था प्राचीनतम। एक में फॉर्मेशन प्रोसेस पूछा गया था, तो आंसर था वलित। और एक में पूछा गया था वर्तमान में किस प्रकार के, तो वर्तमान में बची हुई पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी जो इरोजन के बाद बचते हैं, जो रेजिडियल माउंटेन के रूप में। और अगर आपको कंडीशन कोई भी नहीं दी जाए, सिंपल दिया जाए कि अरावली पर्वतमाला है प्राचीन, वलित, अवशिष्ट, तो एक डी ऑप्शन और आएगा, उपरोक्त सभी। तब उसके अंदर सारे गुण हैं, प्राचीन भी है, फोल्डेड भी है, और एक रेजिडियल माउंटेन। तो यहाँ अपन ने वही लिखा है कि अरावली एक प्राचीन, वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। और ये इंडिविजुअल आंसर तब देने हैं जब ये कंडीशन साथ में हो। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में लिखो तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा ये लिखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखे विस्तार, अरावली का विस्तार। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, तारीफ है अरावली की कि प्राचीन है, वलित है और अवशिष्ट है। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली, अरावली का विस्तार, या सीधा लिख दो विस्तार, क्योंकि हेडिंग अरावली है तो ये तो अंडरस्टूड है कि अरावली का ही विस्तार होगा इसमें। विस्तार वाले पार्ट में 2-3 फैक्ट कवर करने अपने को। विस्तार में जनरली एक तो लेते हैं अपन इसकी टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई को। जो कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर है। फिक्स डेटा होता है 692 किलोमीटर। इसके बाद में लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई का जो हिस्सा है अरावली का वो लगभग 550 किलोमीटर। 550 का मीनिंग होता है जो लगभग 700 किलोमीटर अरावली का, उसका 80% पार्ट। फिर आता है इसका एवरेज हाइट वाला पार्ट,
यानी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई में एक आइडिया तो है आपको कि रिलीफ फीचर में माउंटेन सबसे अधिक हाइट पे होते हैं, वो चाहे हमारे यहाँ हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वर्ल्ड में हो। उच्चावच में सबसे अधिक हाइट पे माउंटेन या पर्वतों को माना गया, जबकि सबसे नीचे भाग होते हैं प्लेन एरिया, कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों के ऊपर। प्लेन या डेजर्ट, डेजर्ट भी एक प्लेन ही होता है, तो ये सबसे नीचे होते हैं। इनकी हाइट होती है लगभग 200 से 300 मीटर के आसपास, 200-300 यानी एवरेज 250-250 के आसपास। जैसे ही हम हाड़ौती के ऊपर जाएंगे तो ये हाइट डबल हो जाती, 250 का डबल कितना होता है, 500 मीटर। हाड़ौती से अरावली पे जाओगे तो अप्रोक्सीमेट डबल हो जाती है, तो 1000 के आसपास यानी 930 मीटर। तो राजस्थान में हाईएस्ट रिलीफ फीचर में काउंट होता है अरावली, जो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 930। राजस्थान में एवरेज हाइट इससे ऊपर किसी की भी नहीं। तो राजस्थान में सबसे अधिक उच्चावच, तो पहले ये देखो माउंटेन कौन है, अरावली, तो अरावली आंसर होगा इसका। और राजस्थान में जो लोवेस्ट रिलीफ फीचर, सबसे नीचे भौतिक प्रदेश है, तो उसमें मैदान लिख दो चाहे मरुस्थल, दोनों ही लोवेस्ट में काउंट होते हैं। तो रिलीफ फीचर के आधार पे अपने 3 भाग होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान। मैदान यानी डेजर्ट वाला पार्ट, हालांकि डेजर्ट तो उसको क्लाइमेट बेस्ड पे बोला है हमने। तो इसमें क्वेश्चन के ये 3 फॉर्मेट रहते हैं, तो अरावली की कुल लंबाई पूछ सकते हैं 692, या अरावली लेंथ इन राजस्थान स्टेट 550। राजस्थान में लंबाई कितनी है अरावली की, 550। ये 1-2 बार परसेंटेज में भी दिया गया कि राजस्थान में अरावली का कितना हिस्सा मौजूद है, तो इसमें से देखोगे तो लगभग 80%। तो लेंथ का 80% माना जाता है, क्योंकि अरावली इस तरीके से नहीं है, कोई राजस्थान में लोहे की रोड नहीं है कि वो जैसे इस तरीके से इक्वल फैली हुई माउंटेन्स है जिसकी चौड़ाई नीचे की ओर जाते हुए इस तरीके से होती। तो इसका मीनिंग एरिया का तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि एरिया का इतना परसेंट, तो इसका मीनिंग है लेंथ का इतना परसेंट हिस्सा अपने पास है 80%, क्योंकि लगभग 700 में से 550 है वो 80% हिस्सा होता है। तो ये लेंथ या लंबाई को लेके 80%। और फिर एवरेज हाइट वाला जो पार्ट या फैक्ट है वो 930 मीटर। यहाँ गलती से किलोमीटर मत लिख देना, वरना बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर में पहुंच जाओगे, आयन मंडल को भी क्रॉस कर जाओगे। तो इन दो में तो डेटा है किलोमीटर में, और लास्ट वाले में डेटा मीटर। तो इसमें विस्तार में 3 पॉइंट लिख देना, एक तो टोटल लेंथ, लेंथ इन राजस्थान, एंड एवरेज हाइट। विस्तार में टोटल लेंथ, कुल लंबाई 692। फिर नेक्स्ट में है लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, ब्रैकेट में 80%, एंड एवरेज हाइट एंड एवरेज हाइट 930 मीटर, 930 मीटर। फिर नेक्स्ट लिखिए, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आता है एक फैक्ट अरावली में कि डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा। तो दशा तो देख चुके अरावली की, अवशिष्ट है, दिशा और देखते हैं। हेडिंग लिखे डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा। तो दिशा लगभग अनुमान तो है अपने को कि ये इस साइड में साउथ वेस्ट यानी गुजरात की तरफ से लेके और दिल्ली तक फैली हुई। अरावली की दिशा, तो अरावली दिशा ये अपने मेंस में नहीं लिखना, ये फैक्ट या जो भी मैटर ये लिखवाएं, ये ओनली आरएस प्रीलिम्स के लिए। तो ऐसा जहां जहां पे भी मेंशन करवाए ना ओनली आरएस प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का ही मैटर होता है। तो प्रीलिम्स में उस पर फैक्चुअली क्वेश्चन निकलते हैं।
अरावली के सदन में गुजरात की तरफ चौड़ाई बढ़ती है और इस साइड में दिल्ली की ओर ये कम होती है। अब गुजरात की ओर एक स्थान आता है खेड़ बर्मा। कौन से बर्मा? खेड़ बर्मा। ये अरावली का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है गुजरात की तरफ, क्योंकि उस साइड में अरावली ज्यादा चौड़ाई में है, इस कारण इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया। जिस और चौड़ाई कम हो वो एंडिंग पॉइंट, यानी दिल्ली की ओर। तो दिल्ली की ओर राष्ट्रपति भवन जिन पहाड़ियों पे है, रायसीना हिल्स। तो प्रसिद्ध पॉइंट इस साइड में यही आता है दिल्ली में। बाकी वास्तव में पहाड़ियां तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके समाप्त होती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर। लेकिन प्रसिद्ध पॉइंट प्रेसिडेंट हाउस से इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं है वहाँ, तो राष्ट्रपति भवन, क्योंकि हाइट बहुत कम है वहाँ। तो इस कारण उस क्षेत्र में जहाँ राष्ट्रपति भवन है उनके आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर समाप्त होती है। लेकिन उसमें एंडिंग पॉइंट के तौर पे किसको माना गया है? रायसीना। तो ये रायसीना हिल्स दिल्ली की तरफ। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है इधर। न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली वाली पार्ट के आसपास। राजस्थान में इसकी एंट्री मानी जाती है सिरोही माउंट आबू से। तो स्थान के तौर पे राजस्थान में एंट्री माउंट आबू, और डिस्ट्रिक्ट के तौर पे हम देखें तो माउंट आबू किसका पार्ट है? सिरोही। राजस्थान में इस साइड में ऊपर की ओर एक लोकेशन आती है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की, जगह का नाम है खेतड़ी। तांबा निकलता है, वर्तमान नीम का थाना में आ गए। तो ये अरावली का एंडिंग पॉइंट माना जाता है राजस्थान के अंदर, वर्तमान में नीम का थाना। तो यहाँ इसके ऊपर कई फैक्चुअली क्वेश्चन है। एक तो सिंपल पूछा गया कि अरावली की डायरेक्शन बताइए। तो अरावली की डायरेक्शन राजस्थान के साउथ वेस्ट की ओर से, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर से, और ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी गुजरात से और दिल्ली की तरफ है। तो सिंपल डायरेक्शन में आंसर अपन ये मानते हैं, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अभी जैसे बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये डायरेक्शन नहीं दी हुई, उसमें अपोजिट दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। जबकि आरपीएससी का पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसमें दोनों ही थे, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और एक ये था फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। उन्होंने इसको आंसर माना हुआ था दिल्ली की तरफ, क्योंकि इसी को ही मानते हैं जनरली, जिस और अरावली ज्यादा है और जिस और फैली हुई है, इसका मीनिंग वो डायरेक्शन है अरावली की। और इस बार ये आंसर में था ही नहीं, इस बार अपोजिट वाला था। तो इसका मीनिंग अधीनस्थ, ये सॉरी अपने जो बीएसटीसी वगैरह है, ये पेपर बहुत अच्छे एग्जाम बोर्ड के द्वारा नहीं बनाए जाते, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ऐसे दे दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि अपना ये पुलिस मुख्यालय वगैरह, इसमें पुलिस वाला जो पेपर बनता है वो भी आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड या नहीं बनाते। तो उसके अंदर भी जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी हैं वो बना देते हैं। तो अभी इस बार पुलिस में एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन जैसे केवलादेव, मुकुंदरा को लिखा हुआ था दर्रा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इन नेशनल पार्क में सबसे बड़ा कौन सा है? तो एक तो पहले ये बात की जाए कि नेशनल पार्क हैं कितने राजस्थान में। तो राजस्थान में नेशनल पार्क 3 है। 3 में एक रणथंभौर है, एक दर्रा या मुकुंदरा है, एक केवलादेव। इन तीनों में पहले तो अपने रणथंभौर बड़ा था 1-2 साल पहले तक। लास्ट ईयर इसका एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिसके अंदर एक अधिसूचना निकाली गवर्नमेंट में
जिसमें मुकुंदरा का कुछ एरिया बढ़ाया अभी, तो ये हो गया 297 वर्ग किलोमीटर, और रणथंभौर वाला है ये 282 वर्ग किलोमीटर। केवलादेव केवल पक्षियों के लिए है, तो रणथंभौर वाला जो एरिया उसमें यहाँ पॉइंट लगा दो, लगभग 28-29 वर्ग किलोमीटर के आसपास है केवलादेव। तो केवलादेव इन तीनों में सबसे छोटा और मुकुंदरा का एरिया सबसे बड़ा है। तो इसका मीनिंग मुकुंदरा यानी जो दरा नेशनल पार्क वाला एरिया ये सबसे बड़ा है इसमें, जबकि पुरानी बुक्स में अपने क्या दिया हुआ है, रणथंभौर, और इन्होंने आंसर माना है राष्ट्रीय मरु उद्यान को, जो वास्तव में नेशनल पार्क ही नहीं है। इन्होंने क्या पूछा था, लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो इसका मीनिंग जिसने क्वेश्चन दिया एक तो उसको ये नहीं पता नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में अंतर क्या है। तो एक राष्ट्रीय मरु उद्यान वाला एरिया ऐसा है जिसके नाम में एक गलत लिखा हुआ है, हालांकि वो खुद लिखते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान एक अभ्यारण्य है। जैसे वही है कि भाई नयन सुख है, उसके आंखें नहीं है, अंधा व्यक्ति है वो, ये नाम ही नयन सुख है, बाकी आंखें नहीं है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, वो एक सेंचुरी है, नेशनल पार्क में काउंट नहीं होता। ये गलती हालांकि जिसने भी पूछा उसने नहीं, ये अपनी इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी वाली साइट है, वाइल्ड लाइफ वाली साइट, उस पर भी की हुई, उसमें भी लिखा हुआ है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 5। तो एक तो ये समझ में आ गया, ये गड़बड़ कर रखी उन्होंने, इसको राष्ट्रीय में लिखा हुआ है। एक सरिस्का अपने नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय बाघ परियोजना है सरिस्का, एक सरिस्का को नेशनल पार्क में दिया हुआ है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट वाली साइट पे, तो इस कारण वहां 5 लिखा हुआ है, जबकि अपने राजस्थान गवर्नमेंट की वाइल्ड लाइफ वाली साइट पे 3 ही लिखे हुए हैं कि हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क। अपने इकोनॉमिक सर्वे आता है जो आर्थिक समीक्षा, उसमें अपने 3 ही लिखे हुए आते हैं। तो इस कारण अपने यहाँ क्या है, अपने घर में क्या है, वो अपने को पता है या पड़ोसियों को पता है? अपने को ही पता है भाई, पड़ोसियों को पता है, इसका मीनिंग गड़बड़ है फिर घर में। अभी बीच में जोश में आके किसने कहा पड़ोसियों को? तो इसका मीनिंग है कि इस प्रकार के जो ये जो क्वेश्चन के आंसर माने जाते हैं, इन व्यक्तियों का कुछ नहीं हो सकता। इसका मीनिंग है कि हमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है, कि हमें कम से कम पहले ये पता हो कि क्वेश्चन की थीम क्या है, उस थीम के अकॉर्डिंग आंसर। एक तो सिंपल ये पूछता कि राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, दोनों ऑप्शन है आपके सामने, इन दोनों में भी जो वास्तव में बड़ा हो वो आंसर बताइए। तो उस समय राष्ट्रीय मरु उद्यान से बड़ा कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान इतना है कि इसमें सारे समा जाते हैं, और सारों का एरिया जोड़ के इनको अगर आप 5 बार भी जोड़ लो, इनके टोटल एरिया कर लो आप, और उसको 5 से मल्टीपल कर लो, तो भी राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं बनेगा। तो इसका मीनिंग राष्ट्रीय मरु उद्यान बहुत बड़ा है, जितना धौलपुर पूरा जिला है उससे भी बड़ा है। कल ही बताया था आपको, 3162 वर्ग किलोमीटर एरिया में, यानी इन सब को जोड़ोगे तो लगभग आपका 600 वर्ग किलोमीटर नहीं बैठेगा, लगभग 600 के आसपास ही बैठेगा सही। और ये 600 को 5 से मल्टीपल करोगे तो भी 3000 ही होगा, और ये 3000 से भी ज्यादा है। तो राजस्थान के अंदर एक तो ये क्वेश्चन की अरावली की शुरुआत किस स्थान पे, तो शुरुआत की राजस्थान में पूछा गया है, तो डिस्ट्रिक्ट है तब तो सिरोही आंसर, स्थान है तो माउंट आबू। राजस्थान में किस स्थान पे समाप्त होती है, खेतड़ी। डिस्ट्रिक्ट के तौर पे पूछा जाए तो नीम का थाना। और राजस्थान में नहीं पूछ के ये बाउंड नहीं किया गया राजस्थान, सिंपल की अरावली कहां से कहां तक है, गुजरात खेड़ बर्मा से लेके और रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली तक, इस साइड तक फैली हुई। अरावली की दिशा बताइए, तो आंसर रहेगा फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। आंसर यही रहेगा जब तक कोई और कंडीशन उसमें अप्लाई नहीं हो। जैसे अरावली की बढ़ती हुई चौड़ाई बताइए, तो चौड़ाई बढ़ती है उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम गुजरात की तरफ, यहाँ आपको कंडीशन दे दिया। इसका मीनिंग इसमें अच्छे से डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ये सारे डायग्राम फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कुछ समय बाद में जैसे आप थोड़े और समझदार हो जाओगे ज्योग्राफी में, उस समय आपके माइंड में आएगा सर शुरुआत सिरोही में क्यों, उदयपुर में भी तो एंटर कर रही है सर, ये डूंगरपुर में भी एंटर कर रही है, और खेतड़ी से क्यों निकलेगी सर जयपुर, या ये जयपुर का हिस्सा कोटपुतली बहरोड, यह बहरोड से भी तो बाहर निकलेगी, अलवर से भी तो बाहर निकलेगी। तो इसमें अपर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दिया है, अरावली के ऊपर वाले हिस्सों को, लोअर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो इसका मीनिंग है एंट्री तो कई स्थानों से करेगी, लेकिन उसमें
कौन से पॉइंट्स जो इसके अपर या अपेक्स पॉइंट ऊपर की तरफ जो पॉइंट है इनको इंपॉर्टेंस दिया गया, नीचे वाले पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इस कारण शुरुआत सिरोही और समाप्त कहाँ मानी गई है? खेतड़ी। ना कि इसमें डूंगरपुर, अलवर इन जिलों को नहीं लिया गया। तो स्टार्टिंग है खेड़ बर्मा और समाप्त है रायसीना हिल्स, न्यू दिल्ली। राजस्थान में कहां से कहां तक? तो सिरोही के आबू से यानी माउंट आबू से लेके और झुंझुनू के खेतड़ी तक। अब वो झुंझुनू का खेतड़ी किसके पास है? तो प्रेजेंट में लिखना नीम का थाना खेतड़ी। पुरानी बुक्स में झुंझुनू लिखा हुआ है। डायग्राम बनाने के बाद इसके नीचे डायरेक्शन लिख देना आप, जो अपने को आंसर में लेना है। डायरेक्शन में दोनों ही दिख रही है अपने को, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, तो वो मजबूरी में लेना होता है वो आंसर। जैसा अभी बीएसटीसी में केवल वही अवेलेबल था आंसर। डायरेक्शन में लेना है फ्रॉम साउथ वेस्ट। हिंदी में साउथ वेस्ट दिशा को हम क्या बोलते हैं? नैऋत्य। फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को ओब्लिक करके एक नाम लिख दीजिए, ईशान। उत्तर पूर्व के लिए लिखते हैं अपन नॉर्थ ईस्ट वाले को। जैसे अपन साउथ वेस्ट होता है ना घर में, वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट दिशा को हम क्या मानते हैं? अग्नि की दिशा मानते हैं। अपना किचन होता है साउथ ईस्ट में, तो इसको कहते हैं आग्नेय डायरेक्शन। साउथ ईस्ट आग्नेय होती है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट घर में वो होता है जहां कोई विंडो सेक्शन वगैरह ओपन रखा जाता है वायु के लिए, तो ये वायु की दिशा मानी जाती है, वायुव्य दिशा। तो इसमें जो सुने हुए शब्द हैं वायु, अग्नि, ये तो आंसर नहीं होंगे, थोड़े से अजीब से आंसर रहेंगे। साउथ वेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? नैऋत्य। तो इसमें नैऋत्य डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट से, ये ईशान की तरफ फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट। तो एक एक दो बार ये हिंदी वाले जो शब्द हैं उनको लिख के पूछा हुआ है, यानी नैऋत्य से और ईशान की ओर। ईशान किशन मत लिख देना। क्रिकेट खिलाड़ी भी है ना किसान। तो फ्रॉम साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए नैऋत्य, और नॉर्थ ईस्ट के आगे ब्रैकेट में लिखे ईशान। तो यहां लिखा है ईशान। यस। सीकर और झुंझुनू दोनों से अलग होकर मर्ज किया गया, यानी अकेला सीकर से नहीं, झुंझुनू की भी कुछ तहसीलें इसमें मर्ज हुई। तो बाकी खेतड़ी झुंझुनू का हिस्सा था। नीम का थाना जो तहसील आई है वो आई है किधर से? सीकर से। और नीम का थाना बड़ी तहसील थी, इसका नाम नीम का थाना से रखा है इसका। जैसे जयपुर और एक अलवर की बड़ी तहसील थी बहरोड, तो जयपुर की तो थी कोटपुतली और अलवर की थी बहरोड, दोनों ही बड़ी थी, इस कारण मिला के दोनों के नाम से जिला रख दिया, कोटपुतली बहरोड। तो कई जगह ऐसी दो दो तहसीलों के नाम को मिला के, और फिर जैसे नागौर से अलग हुआ डेडवाना कुचामन, दोनों बड़ी तहसीलें थी, दोनों को मिला के एक नया जिला बना दिया, डेडवाना कुचामन एक नया जिला होगा। हाँ जी, ये समझ में आ गया। तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे, कई क्वेश्चन निकलेंगे इनमें से, यानी इस एक डायग्राम से कम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
कई जगह इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को कंफ्यूज करने वाली दी हुई है। जैसे अरावली की शुरुआत सिरोही के निकटतम गुजरात से और खेतड़ी के निकटतम दिल्ली तक कितने किलोमीटर है। तो एक बार तो यह समझ में नहीं आता कि पूछना कौन सा चाह रहा है, 550 किलोमीटर या 692। तो उन्होंने लिखा कि सिरोही के निकटतम गुजरात से यानी खेड़ ब्रह्मा से, खेतड़ी के निकटतम दिल्ली तक अरावली, इसका मीनिंग कंप्लीट ही पूछा उन्होंने, क्योंकि यानी यहाँ सिरोही से गुजरात के निकटतम जहां से स्टार्ट होती है और वहां से लेके खेतड़ी के निकटतम दिल्ली तक ये कितनी है, तो आंसर रहेगा 649। और सिंपल हो कि राजस्थान में कितनी है, तो आंसर रहेगा यानी गुजरात है और दिल्ली की बात ही नहीं की गई हो, तब आंसर आपको लेना है 550 यानी 80% अरावली। तो अरावली अपने राजस्थान के अलावा कौन कौन से एरिया में और है, गुजरात में है, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है। दिल्ली क्या डायरेक्ट हमारी सीमा पर है क्या, हरियाणा क्रॉस करना पड़ता है आपको, गुड़गांव, तो इसका मीनिंग हरियाणा, यहाँ जो दिख नहीं रहा है वो है हरियाणा, और आगे क्या है यूटीज में जो केंद्र शासित में दिल्ली को लिया जाता है। तो फर्क एक सिर्फ पंजाब का है, डेजर्ट है वो दिल्ली में नहीं था, पंजाब में था। तो इसका मीनिंग अरावली और डेजर्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ एक पंजाब और दिल्ली का अंतर होता है। डेजर्ट के पास क्या नहीं है, दिल्ली नहीं है, और अरावली के पास है पंजाब नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं अरावली में, अब तो अब हेडिंग डालिए अरावली का अध्ययन, स्टडी ऑफ अरावली। जैसे हमने डेजर्ट वाला पार्ट स्टार्ट किया था उसमें भी लिखवाया था मरुस्थल का अध्ययन, और मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से हमने दो भागों में डिवाइड किया था कि अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसमें एक हिस्सा था कम बारिश वाला जिसको हमने नाम दिया था एरिड या राठी रीजन, और सामने वाले को नाम क्या दिया था, सेम एरिड। इसका मीनिंग एक तो था शुष्क मरुस्थल, एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। अरावली को डिवाइड किया जाता है। अब अरावली जो हम अपन पढ़ेंगे वो केवल राजस्थान का हिस्सा ही पढ़ेंगे, अभी तो पूरी बताई थी कंप्लीट। तो अब राजस्थान के अंदर जो अरावली जो है यानी नीम का थाना से लेकर सिरोही तक, इसको अध्ययन की दृष्टि से हमारे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो अरावली को अगर 3 भागों में डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपको पता है कि राजस्थान में ये कौन सा है अरावली में, नीम का थाना, और ये लास्ट पॉइंट इस साइड में ये सिरोही। तो इस अरावली को 3 भागों में डिवाइड करने का मीनिंग है कि एक पार्ट तो इसका ये वाला, इसमें एक पॉइंट और लिया जाएगा इसके अलावा, एक पॉइंट हो, तो ये नॉर्थ अरावली, ये साउथ अरावली, ये मिड या सेंट्रल अरावली, यानी उत्तर में जो दिख रही है वो उत्तरी अरावली, जो नीचे दिख रही है वो दक्षिणी अरावली, जो बीच में दिख रही है मध्य या केंद्रीय अरावली, मिड या सेंट्रल अरावली। तो इसमें इनको डिफाइन, उत्तरी अरावली, मध्य और दक्षिणी, इनको डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट है। जैसे ये तो वो पॉइंट है जहां भी अपन है, जयपुर, स्प्रिंग बोर्ड नहीं, जयपुर। और उसके बाद में ये पॉइंट अपना राजसमंद। तो नीम का थाना से जहां नीम का थाना प्रेजेंट होगा वो डेफिनेशन होगी उत्तरी अरावली की। तो पहचान जाओगे नीम का थाना आते कि नॉर्थ में आता है अरावली में, तो वो उत्तरी अरावली की डेफिनेशन होगी। सिरोही आते ही वो डेफिनेशन किसकी होगी, सदर्न अरावली या साउथ अरावली की। और जब ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं हो, ना सिरोही हो ना नीम का थाना हो, तो इसका मीनिंग फिर रहेगी मिड अरावली। फॉर एग्जाम्पल सिरोही से राजसमंद की अरावली को क्या कहा जाता है, सिरोही आ गई, इसका मीनिंग साउथ अरावली। जयपुर से नीम का थाना, तो अपन समझ जाएंगे नीम का थाना आ गया, इसका मीनिंग उत्तरी अरावली। ना सिरोही आ रहा ना नीम का थाना, इसका मीनिंग फिर मिड अरावली। तो जयपुर से राजसमंद के मध्य की अरावली को मध्य अरावली या मेरवाड़ा अरावली कहा जाता है, क्योंकि जयपुर राजसमंद के बीच में एक मेन डिस्ट्रिक्ट आता है अजमेर। राजस्थान के एकीकरण में आपने पढ़ा होगा अंतिम चरण, यानी जिसमें राजस्थान की अलग अलग रियासतों को मर्ज करके और उसका यूनिफिकेशन किया गया, राजस्थान को बनाया गया। तो उसमें एक लास्ट में 1 नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा मर्ज हुआ था राजस्थान में।
तो उसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद हमेशा अजमेर के साथ वो शब्द हटा दिया गया, मेरवाड़ा, केवल अजमेर ही रखा गया। तो मेरवाड़ा रावली, इसी रावली को कहते हैं अजमेर या मिड रावली को। तो इसको मध्य रावली, केंद्रीय रावली या मेरवाड़ा रावली, तो ये पहले शब्द इसके साथ था। अपने को पता है अजमेर से राजसमंद, उदयपुर इधर चलोगे तो इधर आता है मेवाड़, पश्चिमी राजस्थान में चलते हो तो मारवाड़, तो ये मारवाड़ है, नीचे वाला ये मेवाड़ है, और ये सेंटर वाला ये मेरवाड़ आता है। तो इसमें लिखिएगा स्टडी ऑफ अरावली में, अरावली के अध्ययन में। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, according to study point of view, Aravali is divided into 3 parts. अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। जिसमें नीम का थाना से जयपुर वाली अरावली कौन सी, ऊपर वाली उत्तरी अरावली, उसके बाद में उसके नीचे वाला पार्ट है मध्य या सेंट्रल अरावली, मिड अरावली यानी मध्य या केंद्रीय अरावली, इसके बाद में लास्ट में राजसमंद से और इस साइड में जो नीचे की तरफ सिरोही की तरफ, ये जो पॉइंट है ये अपना साउथ अरावली या सदर्न अरावली। अरावली के हर एक हिस्से में किसी प्रमुख चोटी को इंडिकेट किया जाता है जो हाईएस्ट हो। तो जयपुर से नीम का थाना में सीकर में एक चोटी आती है जिसका नाम है रघुनाथगढ़। ये 1055 मीटर है जो कि कहाँ स्थित है, सीकर। मिड अरावली की ओर आओगे तो अजमेर का एक हिस्सा अलग हुआ है ब्यावर के रूप में, वहां मध्य अरावली की ऊंची चोटी आती है टोडगढ़। टोडगढ़ के बाद में एक इस साइड में आता है अपने तारागढ़ अजमेर की तरफ। लंबे टाइम तक एग्जाम में टोडगढ़ को गायब रखा है, ऑप्शन में से हटा दिया कि मध्य अरावली के निम्नलिखित में से कौन सी ऊंची चोटी है। तो जो दिए गए ऑप्शन है उनमें टोडगढ़ लंबे टाइम तक नहीं दिया गया, तो आंसर माना गया तारागढ़। बुक्स वालों की टोडगढ़ लिखने की आदत ही खत्म हो गई, टोडगढ़ को हटा दिया, फिर धीरे धीरे लिखा जाने लगा है कि तारागढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिड अरावली। तो अब कई बुक्स में अब आजकल ये लिखा हुआ है कि मध्य अरावली की ऊंची चोटी तारागढ़, लेकिन ऑप्शन अगर टोडगढ़ है तो टोडगढ़ ही आंसर होगा, क्योंकि ये जो ब्यावर या अजमेर से अलग हुआ हिस्सा टोडगढ़, तो ये टोडगढ़ ज्यादा हाइट पे है। तो हाइट तो डेटा बताएगा अपने को, तो डेटा टोडगढ़ का है वो 934 मीटर, जबकि जो तारागढ़ है ये 800 प्लस आता है, 873। तो तारागढ़ में 873 यूज किया जाता है, आगे यूनिट वो मीटर है, इसमें भी 873। फिर अरावली का सबसे ऊंचा भाग है वो सिरोही में आता है गुरु शिखर। गुरु का मीनिंग होता है जिसका दर्जा ऊंचा हो, शिखर का मीनिंग माउंटेन्स के अंदर, तो इसका मीनिंग जो शिखरों का गुरु है उसका नाम ही गुरु शिखर है। जिसकी हाइट 1722 मीटर है। लोकेशन अपने को पता है, गुरु शिखर कहाँ आता है, सिरोही। तो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, क्योंकि इधर वाली 1000 के आसपास है, ये लेस देन 1000, 1000 से भी कम है। तो इसका मीनिंग लगभग 1500 को क्रॉस करने वाली या लगभग 1700 प्लस वाली जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर।
तो इसमें सबसे पहले तो डायग्राम में उन लोकेशन को इंडिकेट करना है। पहले तो जो आपको पता है जैसे सिरोही और नीम का थाना, फिर जो दो नई साइट है वो कौन सी ली है, एक तो जयपुर और एक लिया राजसमंद। फिर इनसे डिसाइड होगा कि नीम का थाना से जयपुर का पार्ट है वो कौन सा है, नॉर्थ अरावली। फिर जयपुर से राजसमंद के बीच का पार्ट है ये मिड या मध्य अरावली। और लास्ट में राजसमंद से सिरोही तक का पार्ट है वो है साउथ या सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली। और तीनों अरावली इंडिकेट करने के बाद इसमें जो प्रमुख चोटियां हैं, जैसे ऊपर है रघुनाथगढ़, मिड अरावली में आती है अपने टोडगढ़, और एक आती है T2 आती है, एक तो टी टोडगढ़ और एक टी तारागढ़। तो एक टी टोडगढ़ जो है वो 934, तारागढ़ 873। मध्य अरावली में अजमेर में एक पहाड़ी का नाम सुना होगा आपने, नाग पहाड़ियां। राजस्थान के अंदर लूणी नदी का ओरिजिन नाग पहाड़ी, जो अजमेर के पश्चिम की पहाड़ियां हैं, वो नाग इसलिए हैं क्योंकि अरावली वहां सर्पिलाकार रूप में फैली हुई है ऐसे। तो सर्पिलाकार रूप में होगी तो इसका मीनिंग उन पहाड़ियों का नाम क्या होगा, नाग हिल्स या नाग पहाड़ियां। तो अजमेर में तीसरी प्रमुख ऊंची चोटी नाग पहाड़ियों को माना गया है, जो 795 मीटर के आसपास, लिखवाएंगे तब वो भी लिखवाएंगे। तो अजमेर की और जो पहाड़ियां जिसमें एक नाग है 700 प्लस, तारागढ़ है 800 प्लस, टोडगढ़ है 900 प्लस। तो एक 700 प्लस, एक 800 प्लस और एक 900 प्लस, जिसमें एक नाग है, एक तारागढ़ है और एक टाटगढ़, सॉरी टोडगढ़। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखेंगे उत्तरी अरावली की वो इस डायग्राम के बेस पे लिखेंगे और स्थानों के बेस पे लिखेंगे। जैसे उत्तरी अरावली की डेफिनेशन क्या होगी, द पार्ट ऑफ अरावली विच इज लाइज बिटवीन नीमका थाना एंड जयपुर इज नोन एज नॉर्थ अरावली। अरावली का वो भाग जो नीमका थाना और जयपुर के मध्य स्थित है उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी अरावली। इट्स हाईएस्ट पीक इज रघुनाथगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। मध्य अरावली का मीनिंग द पार्ट ऑफ अरावली विच इज लाइज बिटवीन जयपुर एंड राजसमंद। अरावली का वो भाग जो जयपुर राजसमंद के मध्य स्थित है उसको मध्य अरावली कहा जाता है। मिड अरावली मेनली एक्सटेंड इन अजमेर विच इज आल्सो नोन एज मेरवाड़ा अरावली। मध्य अरावली अजमेर में, इसका इसको क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा, क्योंकि अजमेर का पुराना नाम यही था, अजमेर मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा अरावली मुख्यतः किस भाग को कहा जाता है, मिड अरावली को, मध्य अरावली वाले हिस्से को, जिसमें ऊंची चोटियां एक तो टोडगढ़ यानी T2 है, इसमें एक तो टी ये है और एक टी ये, टोडगढ़ या फिर तारागढ़। और फिर लास्ट वाला है राजसमंद से सिरोही के मध्य स्थित अरावली को दक्षिणी अरावली, जहां अरावली की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, गुरु शिखर, यानी शिखरों का जो गुरु है, यानी सबसे अधिक हाइट पर 1722 मीटर। उसमें थोड़ा सा एक विवादित डेटा ये आता है कि कई जगह उसकी जो हाइट है वो 1727। उसका रीजन ये माना जाता है कि यहाँ एक मंदिर बना हुआ है गुरु शिखर, उस मंदिर की जो 4-5 मीटर वाली जो हाइट है वो कई बार उसमें ऐड कर दी जाती है, तो 1727 लिखने। तो किसी भी आर्टिफिशियल जो हाइट होती है उसको आप नेचुरल हाइट के साथ ऐड नहीं कर सकते। कल को ये हो कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कि वो हम गुरु शिखर पे लाके रखेंगे, वो खूब हाइट पे 200-300 मीटर है, तो गुरु शिखर पे लाके ये थोड़ा ना कहेंगे गुरु शिखर की हाइट 2000 मीटर हो गई अब। तो इसका मीनिंग किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल वर्क को नेचुरल हाइट के साथ ऐड नहीं किया जाता। तो गुरु शिखर की हाइट परफेक्ट 1722 मीटर ही है, यानी जब भी 22 और 27 दोनों होते हैं तो 22 ही आंसर होता है, और 22 नहीं होता तो बाद में मजबूरी में नियरेस्ट आंसर होता है, जो एक आधी बार 1727 आया तो उसको लिया गया, मजबूरी में लिया गया आंसर। तो इसका मीनिंग सही आंसर 1722 ही है। अब इसमें डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट हेडिंग में लिखिए ये उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की डेफिनेशन लिखिए, नीम का थाना एवं नीम का थाना, डायग्राम में जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखना है। नीम का थाना एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। द पार्ट ऑफ अरावली which is lies between Nimkathana and Jaipur, which is lies between Nimkathana and Jaipur,
नीम का थाना एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को नीम का थाना एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। डेफिनेशन के जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसकी सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी, इट्स हाईएस्ट पीक इज रघुनाथगढ़। इट्स हाईएस्ट पीक इज रघुनाथगढ़, इसके सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़, ब्रैकेट में लिख देना सीकर 1055 मीटर। ब्रैकेट में रघुनाथगढ़ कहाँ आती है, सीकर, और हाइट क्या वो मेंशन कर देना 1055 मीटर। 1000 से भी 55 ऊपर है, तो 1000 से 55 ऊपर होने का मीनिंग 1055 मीटर। फिर नेक्स्ट लिखे मिड, मध्य या केंद्रीय अरावली, मिड और सेंट्रल अरावली। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मध्य या केंद्रीय अरावली। अरावली के जो 3 हिस्से हैं उसमें बीच में जो है वो है मध्य या सेंट्रल अरावली। डेफिनेशन क्या होगी इसमें, अभी जहां लास्ट में एंड किया ना नीम का थाना से जयपुर, वहां से स्टार्ट होना है। जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को, जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को केंद्रीय या मध्य अरावली कहा जाता है। द पार्ट ऑफ अरावली which lies between Jaipur and Rasamand. The part of Aravali which lies between Jaipur and Rasamand is known as Mid Aravali or Central Aravali. Mid Aravali और सेंट्रल अरावली। जयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को मध्य या केंद्रीय अरावली कहा जाता है। इसी में ही आगे कंटिन्यूस लिखते रहो। इस अरावली को मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। दिस अरावली is also known as मेरवाड़ा। This Aravali is also known as मेरवाड़ा because इस अरावली को मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है क्योंकि यह सर्वाधिक अजमेर में विस्तृत है। Because this अरावली is mainly extent in Ajmer. Because this अरावली is mainly extent in Ajmer. क्योंकि ये मेरवाड़ा शब्द पहले किसके साथ था, अजमेर। तो अजमेर में अधिक होने के कारण ये मेरवाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध। तो कई बार आ जाता है कि अरावली की मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां मीनिंग है अजमेर की पहाड़ियां, तो अजमेर की पहाड़ियां अजमेर में। हालांकि अब ये शब्द उससे हट गए, इसलिए अब अपने को ध्यान नहीं है, तो इसलिए अब पूछते हैं अगर यही शब्द अगर कंटिन्यूस यही रहता अजमेर मेरवाड़ा ही होता तो एक क्वेश्चन ही नहीं पूछते, कहीं जिले का नाम ही हमें याद रहता अजमेर मेरवाड़ा। अब ये मेरवाड़ा उससे हटा दिया इसलिए क्वेश्चन बनने लग गया अब कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां, तो मेरवाड़ा हटा किससे है, अजमेर, तो इसका मीनिंग है अजमेर वाली अरावली। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियां, हाईएस्ट पीक्स ऑफ मिड अरावली। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियां या सबसे ऊंची चोटियां तो इसमें हाईएस्ट पीक्स में या सबसे ऊंची चोटियों में, इसमें सीक्वेंस में 2-3 लिखनी है अपने को। फर्स्ट आंसर तो अपने को कौन सा लिखना है, टोडगढ़, (934) ब्रैकेट में इसमें लिख देना ब्यावर। अब ये ब्यावर वाले हिस्से में, पहले तो अजमेरी था ये। दूसरा है तारागढ़, 873, ये अजमेर में। थर्ड है अजमेर के पश्चिमी पहाड़ियां आती हैं, नाग पहाड़ियां, नाग हिल्स।
अजमेर की और तीसरी प्रमुख पहाड़ी टारगेट 800 प्लस, नाग 700 प्लस, 700 के ऊपर 95 है ये अजमेर में। तो इसमें हाइट इस तरीके से चलती है 700 प्लस, 800 प्लस, 900 प्लस। 900 वाला है 34, 700 वाला है, सॉरी 800 वाला है 873 और 700 वाला है 95। तो एक में डेटा 95 लेना है, एक में 73 लेना है, एक में 34 लेना है। ऊपर वाला 34, 73 और 95, यानी इस साइड में ये डेटा इंक्रीज होता जा रहा है 34, 73, 95 उधर, और इस साइड में ये डिक्रीज होगा 900, 800, 700 या 700, 800, 900। यहां से मिड अरावली से पहले जनरली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, मिड अरावली में मुख्य जिला अजमेर को ही मानते थे। कुछ हिस्सा इसमें इसका ईस्टर्न पार्ट टोंक को भी लेते हैं, लेकिन अब अजमेर से एक जिला नया कौन सा बन गया, केकड़ी। मिड अरावली का सब केकड़ी में भी बोला जाएगा। एक अजमेर से अलग हटके एक नया पार्ट कौन सा आ गया, ब्यावर। तो पहले तो बोलने को मिड अरावली का एक मेन हिस्सा अजमेर ही था, अब वो वही अजमेर कितने में डिवाइड हो गया, दो नए पार्ट और हो गए, अजमेर भी है। तो मध्य अरावली का जो विस्तार अजमेर, केकड़ी, ब्यावर और एक आंशिक भाग कहाँ माना जाता है, टोंक। आपने बिसलपुर डैम का नाम सुना होगा राजस्थान में, उसके पास में जो पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां हैं, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत विस्तार टोंक में भी है। अब इसके बाद में इधर जो भी अरावली है वो सारी उत्तरी अरावली, वो चाहे जयपुर की हो, चाहे दौसा की हो, चाहे अलवर की हो, चाहे सीकर की हो, चाहे झुंझुनू की हो, चाहे नीम का थाना की हो, इस साइड में पूरी अरावली उत्तरी अरावली। इस साइड में जितनी भी अरावली बच गई वो सदन अरावली, चाहे वो राजसमंद हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे पाली हो, चाहे सिरोही हो, चाहे डूंगरपुर हो। तो इसमें अपने को रटने मिड वाले डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन दिया करते थे, जैसे इधर से सदन से जिले दिए पाली, एक डिस्ट्रिक्ट दिया सिरोही, एक दिया राजसमंद और एक ऑप्शन देते दौसा, फिर पूछते दक्षिणी अरावली का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो मीनिंग अपने को ये याद होने चाहिए, ये वाले। अब इनमें से देखना है कि अजमेर के ऊपर कौन से हैं और नीचे कौन से हैं। तो नीचे वाले तो सदन अरावली, तो अजमेर से नीचे की ओर चलोगे तब पाली आएगा अपने इधर नीचे, अजमेर से नीचे की ओर चलोगे तब अपना सिरोही आएगा, अजमेर से नीचे की ओर चलोगे तब। तो इसमें से एक ही जिला है जो अजमेर से ऊपर की ओर जाने पर आता है, कौन सा, दौसा। इसका मीनिंग सदन अरावली का पार्ट कौन सा नहीं है, दौसा। या नॉर्थ अरावली में कौन सा है, दौसा। तो इसका मीनिंग ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, तो ये अप्लाइड क्वेश्चन आपको अजमेर से समझ में आते हैं। अजमेर को अच्छे से रट लो, फिर उसके ऊपर के जिले ये लगभग